Hi everyone, my name is Atiya Zainab and today I'm going to explain a poem Dust of Snow by Robert Frost. और इस पोम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फरहान अब्बास रिजवी जी के कहने पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। I'll definitely make the video. Without wasting time, let's start Dust of Snow. डस्ट ऑफ स्नो 8 लाइन्स की बहुत छोटी सी पोम है। डस्ट का मीन्स होता है धूल, स्नो मीन्स होता है बर्फ, यानी कि बर्फ की धूल। ऐसे एरियाज में जहाँ पे बर्फ वगैरह ज़्यादा गिरती है तो पेड़ों पर बर्फ जम जाती है। ओके, अब जब वो बर्फ जम जाती है तो हवा के चलने पर या किसी बर्ड के ज़रिए, जब बर्ड कोई उस पेड़ पर बैठेगा तो उसके ज़रिए वो जो स्नो है वो नीचे गिरेगी, तो उसको बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये पोम लिखी है, इस गिरते हुए डस्ट ऑफ स्नो से ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है कि हालांकि ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है कि एक बर्ड पेड़ पे बैठा था जहाँ से वो गुजर रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनका मूड बहुत डिप्रेसिव था। अब क्यों डिप्रेसिव था, वो क्यों डिप्रेशन में थे, ये सब हमें पोम में नहीं बताया गया, बट ही वॉज इन डिप्रेसिव मूड। कैसे वो डिप्रेसिव मूड में, कहाँ से पता चलता है, तो उन्होंने जो जिक्र किया है दो चीज़ों का। एक उन्होंने क्रो का जिक्र किया है। क्रो एक काला कौआ, जनरली जो पोइट्स होते हैं अच्छी ब्यूटीफुल बर्ड्स को अपने पोम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्रो को लेने का मतलब यही है कि ही वॉज इन डिप्रेसिव मूड। एंड सेकेंडली जो जिस पेड़ की बात उन्होंने करी है जहाँ से वो बर्फ गिरी, तो वो पेड़ है हेमलॉक का। हेमलॉक ऐसा पेड़ होता है जिस पर जहर उगता है, धतूरे का पेड़ होता है वो। तो कुल मिला के इन दो चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि ही वॉज इन डिप्रेसिव मूड। लेकिन तुरंत ही हमको आगे की 4 लाइन्स में वो बताते हैं कि इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरे को एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया और मेरे मूड को बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि इसने मुझे नेचर की तरफ मोड़ दिया। और जो मेरा मूड पहले से जो खराब था वो अब क्या हो गया, सही हो गया। सिर्फ किस वजह से, एक एक क्रो ने उस पेड़ से उस डस्ट ऑफ स्नो को जब मेरे ऊपर गिराया, तो उस इस छोटे से इंसिडेंट से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो कुल मिला के मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखने में भले ही जो चीज़ें बहुत ही हमें अगली लगती हैं, ब्यूटीफुल नहीं लगती हैं, या हमें लगता है कि इनसे क्या सीखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इनसिग्निफिकेंट चीज़ों से भी, जिनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, हमें उन वहाँ से भी मैसेज अच्छा मिल सकता है अगर हम सोचें उसको अच्छे से। फाइन, so this is the beautiful message of the poem. Now we will understand line wise explanation. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. वे के दो मीनिंग्स होते हैं। वे मीन्स होता है रास्ता और एक होता है तरीका। यहाँ पे मतलब निकल रहा है तरीका। द वे यानी उस तरीके से, जिस तरीके से एक क्रो ने शुक डाउन मतलब कि थ्रो किया। वैसे तो शेक का सेकेंड फॉर्म शुक होता है, मतलब होता है हिलना डुलना। तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि जिस तरीके से वो हिला डुला और इस हिलने डुलने से उसने मेरे ऊपर फेंका। क्या फेंका? डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है डस्ट ऑफ स्नो। किस पर? ऑन मी, मेरे ऊपर फेंका। कहाँ से फेंका? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री पर से फेंका। फिर से समझ लेते हैं 4 लाइन्स। द वे, उस तरीके से जिस तरीके से एक क्रो ने शुक डाउन, अपने को हिलाकर, अपने को शेक करके, अपने बॉडी को शेक करके मेरे ऊपर कुछ फेंका। क्या फेंका? द डस्ट ऑफ स्नो। कहाँ पर से? हेमलॉक ट्री पर से, जहाँ पे बर्फ जमी हुई थी। इस वे, उसके इस एक्शन ने हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे हर्ट को, मेरे दिल को कुछ दिया। क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड। मेरा दिल बदल दिया, मेरा मूड को चेंज कर दिया, मेरी फीलिंग्स को चेंज कर दिया। एंड सेव, और बचाया। किसने? इस क्रो ने। इस क्रो की वजह से सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि कुछ हिस्सा मेरे दिन का बच गया। किस वे में बोल रहे हैं ये? आई हैड रूट, यानी कि वो दिन जो मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था। रूट का मतलब होता है पछताना। ओके, यानी कि मैं बहुत पछता रहा था, बहुत रिग्रेट फील कर रहा था कि आज मैंने कुछ यूजफुल चीज़ें की नहीं, कुछ यूटिलाइज ही नहीं किया, अपने दिन को बर्बाद करके रख दिया। तो कुल मिला के जब इस मोमेंट को मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि नहीं, अभी मेरा दिन काफ़ी कुछ बचा है जिसको मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। फाइन, तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताया है क्रो के जरिए और हेमलॉक ट्री के जरिए। तो यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होता है और दूसरा क्रो जो कि काला होता है। यानी दोनों ही बड़ा ऐसा उन्होंने चीज़ें ली है जो जिनकी वजह से पता चल रहा है कि वो बड़ा डिप्रेसिव मूड में है, लेकिन साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि भले ही हम कितने ही
ब्लैकनेस में चले जाएं और हमें हमारे सामने अगली चीज़ें हों, बैड सिचुएशन हो, आपको काम ये करना है कि उनसे भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ लेनी है और अपने को हमेशा होपफुल रखना है, होपलेस नहीं रखना है और टाइम को यूटिलाइज करना है। ये ब्यूटीफुल मैसेज है। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो से आप क्या समझते हैं और पोएट का मूड किसने चेंज किया और पोएट का मूड चेंज होने के बाद कैसा हो गया। तो डस्ट ऑफ स्नो का केवल इतना मतलब है कि स्नो के छोटे छोटे टुकड़े, फाइन पार्टिकल्स या फ्लेक्स, फ्लेक्स कहते हैं टुकड़े को, यानी कि स्नो के छोटे छोटे पीसेस। और जो सडन शावर, सडन मतलब अचानक से जो शावर यानी गिरा, अचानक से जो ये गिरा, क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो, इसने ही पोएट के मूड को चेंज कर दिया। ओके अच्छा, पोएट का मूड हो कैसा गया, पोएट का मूड पहले सैड था, अब क्या हो गया, हैप्पी। तो सैड टू हैप्पी हो। मूड चेंज होने के बाद उसने यानी कि पोएट ने अपने आप को कैसा फील किया, रिफ्रेश्ड फील किया, बहुत ताज़ा फील किया और इस तरीके से वो बाकी बचे हुए दिन को भी इंजॉय करना चाहता था। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम में नेचर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और इससे रिलेटेड यानी कि नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आप क्या सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है, यूजुअली आमतौर पर पोएट्स अपनी पोम्स में कौन कौन से बर्ड्स को लेते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या क्रो को भी पोम्स में लिया जाता है, कौवे की बात की जाती है पोम्स में, और जब आप क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में किस तरीके की इमेजेस आती हैं। लेट्स डिस्कस। तो जनरली आमतौर पर जो पोइट्स हैं, अभी सारे पोइट्स की बात हो रही है, वो बर्ड्स और ट्रीज को अपने पोम्स में लेते हैं जो अपनी सुंदरता से या गुड क्वालिटीज से जाने जाते हों। जैसे कि पीकॉक अपने अच्छे डांस की वजह से, अपनी सुंदरता की वजह से जाना जाता है, पैरट, कुकू, मैना, और वो ट्रीज लिए जाते हैं पोम्स में जो फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लेकिन इस पोम में, बट हियर इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने टोटली डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। क्रो ब्लैक होता है कलर में, उसकी वॉइस भी हार्श होती है और बड़ी तीखी होती है, कानों को अच्छी नहीं लगती है। एंड इज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है कि वो एक सिंबल है बैड ओमन का, बैड ओमन कहते हैं अपशगुन का। तो कुल मिला के इस पोम में उन्होंने इस वजह से इसको लिया था ताकि वो सैडनेस दिखा सके, अपने डिप्रेसिव मूड को दिखा सके। और आपसे पूछा गया था कि जब क्रो को आप सोचते हैं तो किस तरीके की इमेजेस आपके सामने आती हैं, आपके माइंड में आती हैं। तो उसका आंसर होगा कि थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड। ऑब्वियसली जब हम क्रो के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में कैसे पिक्चर्स आएंगे, डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल। वाई? बिकॉज इट इज ब्लैक एंड इट्स voice is harsh also. Let's discuss third question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हेमलॉक ट्री क्या होता है और पोइट ने बाकी सुंदर पेड़ों को क्यों नहीं लिया, मैपल को क्यों नहीं लिया, ओक और पाइन के बारे में क्यों नहीं डिस्कस किया, तो क्यों उसको हेमलॉक ट्री के बारे में डिस्कशन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोम में। तो व्हाट इज हेमलॉक ट्री का आंसर आप ये देंगे कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया कि मोर ब्यूटीफुल ट्री को, यानी कि इससे खूबसूरत पेड़ को उन्होंने क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन पेड़ों के जरिए, जो खूबसूरत पेड़ हैं पाइन, ओक और मैपल, इनके जरिए उनका जो मूड था, यानी जो डिप्रेसिव मूड था, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। इस वजह से उन्होंने मेनली हेमलॉक ट्री को लिया है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस हो पाए कि ही वॉज इन डिप्रेसिव मूड। और उनके डिप्रेसिव मूड को किसने चेंज किया, एक बुरे से पेड़ ने चेंज कर दिया। यानी आपका नज़रिया बहुत अच्छा होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ में सुंदरता को ढूंढ सकते हैं। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि क्रो और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को दिखाते हैं और सौरों को दिखाते हैं। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही चीज़ें, क्रो हो चाहे हेमलॉक ट्री हो, दोनों ही सौरों यानी कि दुख और डिप्रेशन को दिखाते हैं, जो कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पोएट के जरिए फील किया जा रहा था। मटीरियलिस्टिक मतलब मटीरियल्स के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, गाड़ी बंगला, तो उसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि डस्ट ऑफ स्नो, जिसको क्रो ने शेक किया था हेमलॉक ट्री से, जो कि पोएट के ऊपर आके गिरा था, ये किस लिए यूज़ किया गया डस्ट ऑफ स्नो को। तो उसका आंसर ये है कि पोएट अब सौरों से जॉय की स्टेज में गुजर रहा है। तो ये है शेक ऑफ का मीन्स, आप समझ सकते हो, लाइन लिखा हुआ है कि द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स द पोएट, यहाँ डी गलत है, POET, पोएट जो कि एंटर हो रहा है कि एक, पहले वो बहुत डिप्रेसिव मूड में था, अब वो ऑप्टिमिज्म, यानी कि अब उसको होप दिखाई दे रही है कि अब वो बचे हुए दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो फेस चेंज हो रहा है फ्रॉम जॉय, फ्रॉम सॉरो टू जॉय, और वी कैन से फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म, तो ये चेंज ही शो कर रहा है डस्ट ऑफ स्नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।